ये बच्चों, अपना गुरुकुल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी पढ़ाया जाता है आप ईमानदारी से पढ़ते हैं और उसको नोट भी करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे समझाता हूँ, लेकिन बच्चों तभी आपके लिए फ़ायदा होगा जब आप उसको अपने नोट में अच्छी तरह से नोट करेंगे, ताकि फिर से उसको आप रिवाइज कर सकें। तो चलिए, मैं कहना चाहूँगा जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि अच्छी लगे तब लास्ट में आप सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद लाइक भी कर दीजिएगा और अपने बच्चों में शेयर भी करिएगा। तो चलिए, आज हम कुछ पढ़ते हैं बेहतर और परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा संभावित प्रश्न जो आने वाले हैं। तो इसलिए जो बच्चे पीडीएफ लिए हुए हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं जिनको पीडीएफ मिला हुआ है, वो अपने पीडीएफ का 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है पीडीएफ का 36 नंबर प्रश्न। और जो बच्चे यदि नहीं हैं, जो हमसे दूर हैं, जो हमसे कांटेक्ट में नहीं हैं, तो मैं उनके लिए प्रश्न बताना चाहूँगा कि प्रश्न है, सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए कि हरित क्रांति का क्या आशय है। क्या चीज़? हरित क्रांति का प्रश्न देख लेंगे। हरित क्रांति का क्या आशय है? हरित क्रांति का क्या आशय है? इस क्रांति से भारत में किन चीज़ों पर बल दिया गया? बल माने जोर दिया गया। क्लियर हो गया? ध्यान से देख लीजिए। इससे रिलेटेड प्रश्न भूगोल में आपके 100% पूछे ही जाते हैं। तो ये प्रश्न रहा, फिर से देख लीजिए। हरित क्रांति का क्या आशय है? इस क्रांति से भारत के किन चीज़ों पर जोर दिया गया, यानी बल दिया गया। तो चलिए अब ध्यान से देखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब सिर्फ हम सभी लोग इसको समझते हैं। पीडीएफ वाले बच्चे, फिर से कह रहा हूँ, 36 नंबर प्रश्न अपना कंप्लीट करेंगे। और आप सभी लोग जिनके पास पीडीएफ नहीं है, प्रश्न को लिख लेंगे और जस्ट समझने के बाद इसका उत्तर अपने आप से करेंगे। देखो, सामाजिक विज्ञान कोई रटने वाली चीज नहीं होती है। आप पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद उसको अपने आप से उसको उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए। क्या हो सकता है, वो हमसे पूछ क्या रहा है, उसको हमें क्या लिखना है। तो चलिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हरित क्रांति, कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। हरित क्रांति। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला ये चीज पूछा जाता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? क्या चीज? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो सबसे पहला चीज, ये फसलों की पैदावार से संबंधित है। फसलों की पैदावार से संबंधित है। फसलों की पैदावार से संबंधित है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हुआ क्या? हरित क्रांति, क्या इससे पहले जब ये क्रांति आई थी, 60-70 के दशक की बात है, इससे पहले क्या खेती नहीं होती थी? खेती होती थी। पहले समझते हैं पहले कौन सी खेती होती थी। जो हमारा देश आज़ाद होने से पहले जो खेती होती थी, उसे बच्चों बौरानी खेती कहते थे। कौन सी खेती? बौरानी खेती। चलिए मैं लिख देता हूँ, बौरानी खेती। बौरानी खेती। अब ये बौरानी खेती क्या होती थी? कहीं पागल बौरहे की तरह, इंसान की तरह तो ये खेती नहीं होती थी। नहीं, आप परेशान नहीं होना। ये खेती में क्या होता था? 2 पार्ट होता था। देखिए, मान लीजिए हमने किसी ये एक खेत है और इसके पास 1 एकड़ खेत है। कितना खेत है? 1 एकड़ खेत है। तो उसने अपने खेत को आधे पार्ट में कर दिया, 1/2, 1/2, आधे आधे पार्ट में बांट दिया। तो मान लीजिए ये जो बी वाला भाग है और सी वाला भाग है, तो मान लीजिए बी वाले पर यदि वो खेती कर रहा है तो सी वाला भाग को खाली छोड़ देता था। और जितने समय इसकी फसल में होती थी, इस खेत में फसल होती थी, इस सी वाले भाग को वो घर का कूड़ा कचड़ा, खाद पांस, गोबर जितना रहता था सब डालता था, ताकि ये खेत उपजाऊ बन जाए। फिर जैसे इसमें फसल कटती थी, वो क्या करता था? इस खाली वाले भाग में खेती करता था और इसको खाली छोड़ देता था, और इसमें वही काम करता था ताकि ये उपजाऊ बन जाए। तो ऐसे क्या होता था, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति रहती थी वो पूरी तरह से वापस आ जाती थी, और उसके जितने भी उपजाऊ चीजें थे, पोषक तत्व थे, इंग्रेडिएंट थे उसके अंदर, वो सारे के सारे मौजूद रहते थे। तो ये उस तरह की खेती होती थी। कहने का मतलब, हमारे देश में जितना भाग खेती था, जितना भाग कृषि भूमि था, वो कृषि भूमि का आधे भूमि पर ही खेती होती थी, आधी भूमि ऐसे खाली छोड़ दी जाती थी। क्लियर हो गया? तो अब ध्यान से ये समझेंगे, जब हमारा देश आजाद हुआ तो आखिर ये खेती कैसे खत्म हो गई। तो अब ध्यान से देखेंगे, यदि किसी परिवार में 10 लोग हैं, तो जब उस परिवार में 20 लोग बढ़ेंगे, तो क्या जो जितना खाद्यान्न हो रहा है, जितना घर में खाद्यान्न आ रहा है खाने के लिए, ये नहीं बढ़ेगा? ये भी तो प्लस होगा कि नहीं होगा? जितना 10 लोग में लगता है, उससे 20 लोग आएंगे तो उससे ज़्यादा लगेगा। तो अब ध्यान से देखेंगे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ध्यान से देखेंगे, अब यहीं पे समझने वाली बात है।
हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ तो देश की जो जनसंख्या थी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी, और इतनी तेजी के साथ बढ़ी, इतना तेजी के साथ 4 से 10 सालों में इतना तेजी के साथ बढ़ गई कि 1960 में एक समय पे अकाल पड़ा। अकाल का मतलब वो समझते हैं ना, जब बारिश वगैरह ना हो, पैदावार ना हो, से अकाल घोषित कर देते हैं, तो जिसे आप सूखा बोलते हैं, अकाल को सूखा भी बोलते हैं। तो उस समय 1960 की बात है, जब इस तरह से एक तरफ से ये भी हो गया तो जनसंख्या तो वैसे भी बढ़ रही थी, खाने की समस्या वैसे भी थी, जब सूखा अकाल पड़ गया तो और ज़्यादा समस्याएं हो गई, तो लोग भूख से मरने लगे। यानी देखा जाए तो पूरे देश में भूखमरी आ गई। क्या आ गई? भूखमरी आ गई, लोग भूख से मरने लगे। अब देश के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था। बात 1960 की कर रहे हैं। उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। अब कहेंगे सर 1950 में संविधान लागू हुआ, 1951 में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तो इनका कार्यकाल तो 5 साल का ही रहता है, 1956 तक ही रहता है। फिर ये कहाँ से आ गए? क्योंकि ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक बार के बाद दोबारा भी प्रधानमंत्री लगातार बने थे, तो इसलिए उस समय भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जब इन्होंने अमेरिका जैसे देश से मदद मांगी, अमेरिका जैसे देश से मदद मांगी, तो उस देश ने साफ इंकार कर दिया। बोले हमारे पास कोई इतना खाद्यान्न नहीं है कि हम आपकी देश की जनता का भूख मिटा सके, लेकिन मेरे पास तरीका है। क्या है? मेरे पास तरीका है। यदि तुम उस तरीके से खेती करना चाहो, यदि तुम उस तरीके से खेती करना चाहो तो अपने ही जमीन पर तुम उतनी फसल पैदा कर सकते हो कि अपने देश की जनसंख्या का पेट भर सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, उसे हमें दीजिए। तो उन्होंने सबसे पहला दिया था रासायनिक उर्वरक। क्या दिए थे? रासायनिक उर्वरक, पहला चीज उन्होंने दिया था। दूसरा चीज दिए थे वो संकर बीज। क्या दिए थे? संकर बीज, जिसे आप हाइब्रिड बीज बोलते हैं। और तीसरा में उन्होंने दिया था पेस्टिसाइड। क्या दिए थे? पेस्टिसाइड, जो खेतों में दवा छिड़की जाती है कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए। और रासायनिक उर्वरक में उन्होंने दिया था NPK, जो बच्चे विज्ञान पढ़े होंगे समझ रहे होंगे। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटास, और इसको 4:2:1 के अनुपात में 1 एकड़ में डालने के लिए दिया गया था। कहने का मतलब 1 एकड़ में 4 2 6 7 किलो उन्होंने बोला था कि 7 किलो रासायनिक उर्वरक डालना है, आपको हाइब्रिड बीज बोना है, और आपको फसलों को रोगों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड, केमिकल वगैरह चीजें, दवा वगैरह को छिड़काव करना है। तो 3 चीजें दिया गया, और ये चीजें अपने देश में लागू करने के लिए, अब ध्यान से देखेंगे, अपने देश में इसी 3 चीज को लागू कराने के लिए एक क्रांति चलाई गई, और उसी क्रांति का नाम था हरित क्रांति, जो आपके सामने मैं लिखा हूं, हरित क्रांति। अब ध्यान से ये देखेंगे हरित क्रांति के माध्यम से किन चीजें को उपयोग में लाया गया। तो यही 3 चीज थी, रासायनिक उर्वरक, संकर बीज, पेस्टिसाइड। और इसके साथ साथ सिंचाई करने के लिए भारत सरकार ने क्या किए? नहरों और ट्यूबवेल का विकास कराया। नहरों और ट्यूबवेल का विकास कराया, ताकि जब खेत में पैदावार होगी, जब फसलों की पैदावार उत्पादन किया जाएगा, तो उस समय खेतों में सिंचाई की भी सख्त आवश्यकता होती है। तो इसलिए भारत सरकार ने जगह जगह नहरों और ट्यूबवेल का विकास कराया, हाइब्रिड बीज दिया गया, संकर बीज, और रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराया गया, पेस्टिसाइड किया गया। लेकिन जब शुरुआत समय था, उस समय लोग इसके बारे में अनजान थे, कोई जानता नहीं था, लोग कोई इसको करना पसंद नहीं किया। अब ध्यान से देखिए, ये चीजें हरित क्रांति 1966 से 68 के दशक की बात है, जब ये शुरू किया गया। लेकिन ये पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ, पूरी तरह से लोग इसको नहीं करना चाहा। 70 से 75 के बीच में इसको लोगों ने करना शुरू किया, और 1980 आते आते हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। क्या बन गया? आत्मनिर्भर बन गया। तो ये क्या था बच्चों? हरित क्रांति था। क्या था? हरित क्रांति था। और इसमें क्या क्या चीजें प्रयोग में लाई गई थी, यानी किन चीजों पर बल दिया गया था? तो हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति फसलों की पैदावार से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। इसका उद्देश्य था हमारी पैदावार को बढ़ाना, क्योंकि जब हमारे देश में अकाल भूखमरी पड़ गई थी, सूखा पड़ गया था, उस समय जब देश की जनसंख्या भूखों मर रही थी, तो उस समय हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी। तो अमेरिका जैसे देशों से मदद मांगा गया, और हरित क्रांति के रूप में हमें 3 चीजें
मिली, जिसमें रासायनिक उर्वरक, पेस्टिसाइड, केमिकल युक्त दवाएं और संकर बीजों का प्रयोग करने के लिए कहा गया और उसको लागू करने के लिए भारत में हरित क्रांति चलाई गई। और ये हरित क्रांति के माध्यम से इन्हीं तीनों चीज़ों का पर बल दिया गया और लोग इसको करना शुरू किए। और 1966 से 68 के दशक में भारत में ये शुरू किया जाता है और 8 से 10 साल आते आते हमारा देश पूरी तरह से खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन जाता है। यहीं तक नहीं, हमारे देश से और देशों में भी इसका निर्यात किया जाने लगता है खाद्यान्नों का। और इसमें क्या होता है, अब ध्यान से समझेंगे। एक पूछा जाता है हरित क्रांति के जनक कौन है, क्या पूछा जाता है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो वो आप सभी लोग नोट करेंगे, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ये जो होते हैं, इनको किसका जनक बोला जाता है, इनको हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। कहाँ पे, भारत में। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम सभी लोग अगले वीडियो पर नहीं बल्कि अभी इसी में आप सभी लोग ध्यान से देखें, क्योंकि अभी तक हमने एक प्रश्न कंप्लीट किया है, हरित क्रांति से क्या आशय है, इस क्रांति में किन चीज़ों को उपयोग में लाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे समझने के बाद। अब दूसरा प्रश्न हम सभी लोग आपके सामने चर्चा करने चल रहे हैं, तो दूसरा प्रश्न आप सभी लोग नोट करिए। चलिए, तो अब हम दूसरा प्रश्न की तरफ हम सभी लोग चलते हैं। अब ध्यान से ये देखना है आप सभी को कि वो दूसरा प्रश्न कौन सा है। तो मैं चाहूँगा एक बार मैं प्रश्न को बोर्ड पर लिख दूं, उसके बाद आप सभी लोग उस पर चलेंगे। चलिए बच्चों, तो आप सभी लोग पहला प्रश्न जैसा कि सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा, और दूसरा प्रश्न हमारा है ऑपरेशन फ्लड क्या था और इसका गाँव के विकास में क्या योगदान था। गाँव में आप सभी लोग जानते हैं ऑपरेशन फ्लड। तो सबसे पहले ये ध्यान से देखेंगे ऑपरेशन, जो बच्चे PDF वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, और जिनके पास PDF नहीं है ध्यान से देखेंगे ऑपरेशन फ्लड क्या था और गांव के विकास में इसका क्या योगदान था। तो अब देखेंगे ऑपरेशन फ्लड, सबसे पहले हम ये समझते हैं ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था, किस क्रांति से संबंध था। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने लिख दिया है ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से था। कौन सी क्रांति से, श्वेत। अब श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद, आप सभी लोग जानते हैं। अब सफेद क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, दूध, मिल्क, जानते हैं। तो इससे संबंधित था। जैसे अभी आप लोगों ने हरित क्रांति पढ़ा, क्रांति माने बढ़ाने के लिए, क्रांति मीन्स बढ़ाने के लिए, तो श्वेत क्रांति यानी दूध को बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, भारत में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, भारत में दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति शुरू होती है, श्वेत क्रांति शुरू होती है। और इसी के माध्यम से ऑपरेशन फ्लड चलाया जाता है। उस समय इसका उत्पादन बहुत कम होता है भारत में, लेकिन जब ये ऑपरेशन चलाया जाता है ऑपरेशन फ्लड, जो भारत में इसके जनक कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन को। किसको, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन होते हैं जो इसके जनक होते हैं, और इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य होता है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। अब ध्यान से देखेंगे, जब ये ऑपरेशन फ्लड चलाया जाता है उसी के महज कुछ दिनों में हमारा जो भारत होता है, हमारा भारत दुग्ध उत्पादन में भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रथम स्थान पर आ जाता है, प्रथम स्थान पर आ जाता है। यानी किसकी वजह से, ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के माध्यम से चलाया गया। अब ध्यान से देखेंगे, भारतीय दुग्ध डेयरी अनुसंधान केंद्र, भारतीय दुग्ध डेयरी अनुसंधान केंद्र बहुत पूछा जाता है, कहाँ पर है, तो आप सभी लोग लिखेंगे करनाल, हरियाणा में। कहाँ पर, हरियाणा के अंदर करनाल है, और वहीं पर इसका अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। तो क्लियर हो गया, फिर से समझेंगे ऑपरेशन फ्लड का क्या अर्थ है। तो ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के माध्यम से चलाया गया था, और ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन था, और श्वेत क्रांति के माध्यम से चलाया गया था। भारत में दुग्ध उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं, और इसी के माध्यम से भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच गया, और भारतीय दुग्ध डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, हरियाणा में बनाया गया है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन में कि भारतीय गांव के विकास में इसका क्या योगदान था।
तो जहाँ तक आप सभी लोग जानते हैं कि आज दुग्ध का उत्पादन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गाँव में ही होता है। कहाँ पर होता है? गाँव में ही होता है सबसे ज़्यादा दुग्ध का उत्पादन। तो आप सभी लोग जानते हैं जब ये श्वेत क्रांति चलाया गया था गाँव में, तो गाँव में ऑपरेशन फ्लड चलाया जाता था, तो जिनके पास पैसा नहीं होता था, जिनके पास पैसा नहीं होता था, जैसे गाय और भैंस लोग पालते थे और दुग्ध का उत्पादन करते थे, जब उनके पास पैसा नहीं होता था तो उनको सरकार गाय और भैंस उनको क्या करती थी? दिला देती थी, अपने पास से पैसा लगाकर दिला देती थी। और जब दुग्ध उत्पादन, जो किसान होते थे, मजदूर होते थे, दुग्ध उत्पादन करके उसका पैसा चुकाते थे। मतलब इतना सहयोग भारत सरकार ने किया कि जिनके पास पैसा नहीं होता था उनको भी इससे जोड़ा गया ताकि वो भी दुग्ध का उत्पादन कर सकें, और उस दुग्ध को उत्पादन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो दुग्ध हमारे देश में ही जाएगा, उसका उत्पादन हमारे देश में ही होगा, और साथ ही साथ क्या होगा? साथ ही साथ हमारे देश का विकास होगा और बाद में उस दुग्ध के उत्पादन से उसका पैसा भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमने इसके माध्यम से 2 क्रांतियां पढ़ी। एक हरित क्रांति का क्या आशय है और इसके द्वारा क्या क्या चीजें प्रयोग में लाई गई, और दूसरा प्रश्न था श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड क्या है और इसके माध्यम से क्या हुआ कि गाँव के विकास में इसका क्या योगदान था। हम सभी लोग इन दोनों प्रश्नों को कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक प्रश्न का, ध्यान से देखिएगा। हमारे जो ये भी एक भूगोल का ही प्रश्न है, भारतीय वनों से क्या लाभ है? चलिए बच्चों, तो देखेंगे तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय वनों से क्या लाभ है अथवा इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जो पीडीएफ वाले बच्चे हैं वो ध्यान से देखेंगे, पीडीएफ वाले बच्चे, उनका पीडीएफ में कौन सा नंबर का प्रश्न है तो मैं देख लेता हूं और आपको भी बता देता हूं। ध्यान से देखेंगे पीडीएफ वाले बच्चे 31 नंबर अपना प्रश्न देखेंगे। 31 नंबर, कितना? 31 नंबर प्रश्न पीडीएफ वाले बच्चे देखेंगे। और जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो प्रश्न को इसलिए हमने लिख दिया भारतीय वनों से क्या लाभ है अथवा उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो ध्यान से देखेंगे। अब आप मुझे ढूंढ कर बताइए ऐसा क्या क्या चीज़ है जो वन हमें देता है, वन से हमें क्या क्या चीज़ मिलता है। तो सबसे पहला चीज़, अभी ठंडी पड़ रही है ना, आप सभी लोग बताइए। आप लोग आग जलाते हैं, किससे आग जलती है? कहीं ना कहीं लकड़ी से ही जलती है। वो लकड़ी कहाँ से होती है? वन द्वारा ही होती है, जंगल में ही मिलती है, आसपास में मिलती है, वन का ही हिस्सा है। तो सबसे पहला चीज़ हमें ईंधन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईंधन प्राप्त होता है। ध्यान से देखिए। और दूसरा चीज़ क्या ऐसा हो सकता है? दूसरा चीज़ हमें सबसे इंपॉर्टेंट जीवनदायिनी ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और क्या होता है? बहुत सारे ऐसे वन हैं जिनसे हमें कीमती औषधियां प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? औषधियां प्राप्त होती हैं। और क्या हो सकता है? बहुत काम आता है आप सभी के घर में कुर्सी, मेज, तख्त, दरवाजे, खिड़की वगैरह 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 जो भी होगा, ज़्यादातर वो लकड़ी का ही बनता है। तो फर्नीचर बनाए जाते हैं। आप मेरी आवाज़ पर जाना, लिखने पे मत जाना क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। और पांचवा चीज़ें, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। बनाए रखने में क्या करता है बच्चों? मदद करता है। बनाए रखने में मदद करता है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, याद है ना? बहुत मेहनत करना है, वो मंजर भी आएगा। रात में हम भी मेहनत कर रहे हैं, 11 बज रहा है, हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, आपकी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, पेपर में आएगा तो पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे और हम सभी लोग इसका उत्तर करके आएंगे और नंबर लेकर ही आएंगे, ये वादा करके जाना है आप सभी को। तो सबसे पहला चीज़ हमें ईंधन प्राप्त होता है। अरे वही लकड़ी जिसको जलाते हैं, सिकुड़ता है, हाथ कांपते हैं, हम सभी लोग जलाते हैं ना, तो वो ईंधन प्राप्त होता है। ऑक्सीजन प्राप्त होती है, सांस खूब तेज लेते हैं। हाँ, बिना सांस के आप 2 मिनट नहीं रह पाते।
तो वही ऑक्सीजन जो हमारे लिए जीवनदायिनी है, तो वो ऑक्सीजन हमें उस पेड़ों से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। औषधियाँ मिलती हैं, दवाएं, बहुत सारी औषधियाँ। जब जरा सा भी कहीं से पैर में कट जाता था, कुछ भी हो जाता था, तो आज तो तरह तरह की रासायनिक दवाएं हो गई हैं। पहले क्या होता था, पहले इन्हीं औषधियों को काम में लाया जाता था। और अगला चीज़, फर्नीचर बनाए जाते हैं, बहुत सारे चीज़ें आज हमारे दैनिक जीवन में लगता है फर्नीचर बनाए जाते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करता है हमारा जितना पर्यावरण है पूरी तरह से। आप सभी लोग ये ध्यान देंगे, सभी लोग, क्लियर है, तो आप सभी लोग ये ध्यान देंगे, इतनी सारी चीज़ मिलती है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ा सारा चीज़ मिलता है। कुछ भी ऐसा भी है, आप सोचिए, निकालेंगे तब लिखते चले जाएंगे, पेज भर जाएगा, इतनी चीज़ें हमें मिलती हैं। एक चीज़ और भी ध्यान से आप देखिए तो एक चीज़ आपको मिल जाएगा, रबड़ भी बनाया जाता है, रबड़ भी हमें प्राप्त होता है। आपको पता है रबड़ की बड़ी सारी चीज़ें हैं, आप देखे होंगे टायर बनाया जाता है ना, वही रबड़ नहीं जिससे आप खोते हैं, बड़ा सारा चीज़ें रबड़ का आता है। आप स्लीपर भी रबड़ का पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग ये ध्यान से देखेंगे, जितने भी लोग हैं इन पॉइंट को ध्यान से देखेंगे और अपनी नोटबुक में उतारेंगे। चलिए बच्चों, तो आप सभी लोग, जैसा कि हम सभी लोग पढ़े अभी इससे पहले, भारतीय वनों से क्या लाभ है, क्या विशेषताएं हैं, लेकिन अब उसी के जस्ट आगे हमारा प्रश्न है, भारतीय वनों का नष्ट होने, भारतीय वनों के नष्ट होने के क्या कारण हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं आज वन बहुत तेजी के साथ नष्ट हो रहे हैं, जो बहुत गंभीर विषय है, सोचने वाला विषय है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें प्रतिवर्ष कम से कम, प्रतिवर्ष जितने पेड़ हम यदि काटते हैं उसका 10 गुना हमें पेड़ कम से कम लगाना भी चाहिए। तो आप सभी लोग ये ध्यान से देखेंगे भारतीय वनों के नष्ट होने के क्या कारण हैं। यदि पीडीएफ वाले बच्चे हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, और यदि जिनके पास पीडीएफ नहीं है इस प्रश्न को उतार लेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए हम देखते हैं आखिर आज हमारे वनों को नष्ट किस प्रकार किया जा रहा है। तो सबसे पहला चीज आप देखेंगे, खेती का विस्तार बढ़ाने के लिए, खेती का विस्तार बढ़ाने के लिए क्या ये चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं? बढ़ाने के लिए आप सभी लोग देखे होंगे, पहले जहां पर वन रहा होगा, जंगल रहा होगा, आज लोग वहां पे खेत बना डाला है। जितने पेड़ पौधे थे सबको काट कर, समझ गए? आप सोचिए कितना ऑक्सीजन मिलता रहा होगा, लेकिन आज वहां पर खेती किया जा रहा है, दिन प्रतिदिन वनों को काटा जा रहा है। आप देखे होंगे कहीं पर वन रहा होगा तो घर बन गया होगा, घर बनाने के लिए, घर बनाने तथा स्कूल बनाने, यहाँ भी बनाना होता है। यदि घर बनाना हुआ या फिर स्कूल बनाना हुआ या कोई कंपनी खोलना हुआ, यदि कोई फैक्ट्री खोलना हुआ, तब भी क्या होता है, तब भी वनों को काटा जाता है, कंपनी या फैक्ट्री खोलने के लिए। तो इतनी चीज़ों में आप देखे होंगे सबसे पहले वन को ही काटा जाता है। अगला चीज़ें देखेंगे, लोग ईंधन के लिए, ईंधन के लिए भी किसको काट रहे हैं? वन को काट रहे हैं। लेकिन अभी आया था इसके लाभ, तो हमें लाभ तो जरूर मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस अपने लाभ के अकॉर्डिंग हम इसका क्या कर रहे हैं? विनाश भी कर रहे हैं, यानी नष्ट कर रहे हैं। हमें लाभ तो मिल रहा है लेकिन हम उसका क्या कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं। तो ये नष्ट होने का कारण भी हो जाएगा। अगला, फर्नीचर बनाने के द्वारा, फर्नीचर बनाने के लिए लोग वनों की कटाई कर रहे हैं। तो देखिए फर्नीचर तो बन रहा है हमारे लाभ के लिए, लेकिन हमें एक तरफ से फर्नीचर से तो लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब वनों को काटा जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है? पर्यावरण संतुलन बिगाड़ हो जा रहा है। समय समय पर बारिश नहीं हो रही, गर्मी नहीं हो रहा है, बरसात नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम आ रही। क्यों? क्योंकि हम एक तरफ से विनाश करते जा रहे हैं, एक तरफ तो हम अपना फायदा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ लेकिन उसका क्या कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें हो गई। और पांचवा चीज आप सभी लोग देखेंगे, पांचवा चीज और किससे नष्ट हो रहा है? तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग देखेंगे, ध्यान से आप सभी लोग ये देखेंगे, ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि इतनी सारी चीजें तो है ही है, लेकिन अगर आप ध्यान से दौड़ाएंगे, अपना ध्यान माइंड थोड़ा सा भी लगाएंगे तो आपको बड़े सारे कारण मिलेंगे। देखिए कभी कभी ये भी होता है, वनों में यदि वनों में आग लगने की वजह से, आप देखे होंगे बड़े बड़े जंगलों में, अभी अमेजन जो जंगल है ना, सबसे बड़ा वन जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है, अमेजन का जंगल है ना, सुने होंगे। वहां पे आग लगती है तो महीनों महीनों आग जला करती है, इतना वन नष्ट हो जाते हैं, इतना विनाश हो जाता है। तो जो वन होता है, यदि वहां पर आग लग गई तो इससे भी सारे वनों का क्या हो जाएगा?
विनाश हो जाएगा। तो देखिए 5 पॉइंट हमने आपके सामने लिखा और ये सबसे बड़े कारण है जिससे वन क्या हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन नष्ट हो रहे हैं। और ये गंभीर विषय है, आप सभी लोग ध्यान से देख लेंगे और इसका उत्तर आप सभी को अपने शब्द में लिखना है। और जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कोचिंग के बच्चे हैं, इसमें हम 4 प्रश्न ऑलरेडी करा चुके हैं और चारों प्रश्नों को लिखकर उसका आंसर लिखकर अच्छे तरीके से आप मेरे पास मैसेज करेंगे। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हमसे दूर हैं, जो कांटेक्ट में हैं, जो कांटेक्ट में नहीं भी हैं, तो वो अच्छी तरीके से तैयार करेंगे ताकि जब भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाएं आप इसका आंसर अच्छे से कर सकें। बारी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।